हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी पर लगे होंगे, है ना बेटा। आज हमने फर्स्ट डेमो क्लास शुरू करी है अरिथमेटिक की, और धीरे जैसे कल हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज दिया था कि धीरे धीरे हम यहाँ पर क्लासेस को आगे की ओर लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा। तो आज जो हम क्लास शुरू करेंगे बेटा, बेसिकली मैथ्स की क्लास है और अरिथमेटिक पर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इस क्लास में। ठीक है। और हमने बेटा यूट्यूब में अपना एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ठीक है। तो क्योंकि अब आगे चल के वीडियोस ज़्यादा होती जाएंगी तो आपको दिक्कत होगी वहाँ पे, तो उसी के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है। तो जहाँ पे क्वांट बैचेस लिखा होगा वहीं पे आपको क्या मिल जाएंगी, क्लासेस मिलने लग जाएंगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप थोड़ा सा देखिएगा। चलिए तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम अरिथमेटिक की बात करते हैं कि अरिथमेटिक में सिलेबस क्या क्या है। ठीक है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें बेटा, तो देखा जाए तो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, सीडीएस का हो बेटा, तो अरिथमेटिक का रोल हर जगह है। ठीक है। और स्टार्टिंग में इसी को हमको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि हम एकदम से एडवांस मैथ्स की तरफ नहीं जा सकते, एकदम से हम ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा को नहीं समझ सकते अनलेस हमारा कोई एक अच्छा खासा बैकग्राउंड ना रहा हो। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके सिलेबस पर हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो सिलेबस जो है ना इसका, आप अगर देखेंगे तो ये बेसिकली दो बेसिक चैप्टर से बना हुआ है। पहला तो है बेटा परसेंटेज, ठीक है, और दूसरा है रेशियो। इनको ए और बी के रूप में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। ये मान के चलिए कि यूनिट्स हैं आपके। ठीक है। अब परसेंटेज के अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला चैप्टर बेटा परसेंटेज खुद ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। ये इसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते। परसेंटेज के ही आधार पर आपका होगा बेटा अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। थर्ड होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और फोर्थ है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरा ही लिख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस यूनिट पर, परसेंटेज की यूनिट पर बेटा, जो बेसिक चैप्टर्स हैं वो आपके 4 चैप्टर यहां पर बनते हैं। ठीक है। रेशियो की बात आए तो रेशियो में बेटा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रेशियो, खुद एक चैप्टर है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जहां पर हम रेशियो के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ पे हम रेशियो के बेसिक्स को समझते हैं कि रेशियो है क्या, प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक है। एल्जेब्रिक फॉर्म में जो रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। डिवीजन कैसे करेंगे किसी भी वैल्यू का किसी दिए हुए रेशियो में, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होंगी। ठीक है। रेशियो के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ से ना टॉपिक शुरू हो गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चैप्टर आ जाएगा आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। रेशियो का ही बेसिक है, मतलब रेशियो पर ही ये सॉल्व होंगे, रेशियो के मेथड पर ही सॉल्व होंगे। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के बाद जो मेन टॉपिक आता है वो है आपका मिक्सचर। यहाँ पे ये एक कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है किसका, अरिथमेटिक का। क्योंकि बेटा मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हम परसेंटेज को भी यूज करके इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। मिक्सचर जब हम समझ लेंगे तो उसी से थोड़ा एक स्टेप और आगे चल के आता है बेटा एलिगेशन। बेसिकली ये चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड होता है, बट क्योंकि मिक्सचर से ही इसके क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर भी हम परसेंटेज के बेसिक्स को भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है बेटा, एलिगेशन। इसके बाद अगला आएगा बेटा पार्टनरशिप, और लास्ट में हम खैर इससे बेस्ड तो नहीं है, बट फिर भी हम रख सकते हैं एक अलग से टॉपिक जो कि है हमारा एवरेज, औसत। पार्टनरशिप हो गया आपका साझेदारी। ठीक है बेटा, एवरेज। ठीक। तो ये है हमारे कुछ बेसिक चैप्टर जो कि किस पर है, इन 2 टॉपिक्स पर है, रेशियो और परसेंटेज पर निर्भर करते हैं। अब बात ये होती है सर अरिथमेटिक की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि बेटा ये जो बैच होगा यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाया जाए। तो उसके लिए आपको भी धैर्य रखना होगा। ठीक है। पहली क्लास में ही हम एकदम हायर लेवल की बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बेसिक से ही चलेंगे आगे। ठीक है। और उसी को डेवलप करते हुए चलना है। ठीक। चलिए, अब होता क्या है बेटा, अरिथमेटिक बनी कैसे, इसको समझते हैं। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा बेटा यूनिटरी मेथड।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकाकी नियम, है ना। हमने ये पढ़े थे क्वेश्चन स्कूल में कि सर अगर 2 पेन की कॉस्ट 20 रुपया है और मैं आपसे पूछूं बेटा 10 पेन की कॉस्ट कितनी है, तो आप बता सकते हो, है ना। आप बोलोगे सर 2 पेन की कॉस्ट अगर 20 रुपया है, 10 पेन कैसे बन रहा है सर, 5 से मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो 20 पेन की कॉस्ट भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 पेन 10 की हो गई तो 10 पेन कितने की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। या फिर मैं आपको बोलूं 2 पेन अगर 20 रुपए की है तो आप 1 पेन भी निकाल सकते हो। मतलब हम छोटी वैल्यू भी निकाल सकते हैं और बड़ी वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था एकाकी नियम। बट होता क्या है बेटा, आप देख रहे होंगे जैसे ही पेन की संख्या बढ़ रही है, पेन की संख्या क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, तो यहां से ये वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं बेटा डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का डायरेक्ट रिलेशन मतलब जब एक जगह कोई चीज बढ़ेगी, पेन की संख्या बढ़ी तो पैसों की संख्या भी बढ़ेगी, पेन की संख्या घटी तो पैसों की संख्या भी क्या होगी, घटेगी। ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। अब होता क्या है कि यूनिटरी मेथड के इनडायरेक्ट रिलेशंस भी आते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भाई दो मैन किसी काम को, आपको शायद दिख रहा होगा, कुछ देख लीजिएगा, जो टेक्निकल दिक्कतें हैं वो अगली वीडियो में हम उसको कवर अप कर लेंगे। हो सकता है कि शायद बोर्ड यहाँ पे चमक रहा हो मेरे हिसाब से, बट आप फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बेटा कुछ दिन तो हमें भी एक यूज टू होने में समय लगेगा, ठीक है, और आपको भी थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप आराम से रहिएगा, ठीक है। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स को आप थोड़ा सा उसको इग्नोर ही कीजिएगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि बेटा 2 पेन की कॉस्ट 20 रुपए है, मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा कि भाई 2 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब ये बताओ कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहां पर हम देख रहे थे सर, जब हम 2 पेन 20 रुपया की थी तो 1 पेन कम की हुई, क्योंकि यहां से वैल्यू कम कराई। बट अगर आप यहां पे देखोगे सर, एक आदमी को अब कितना काम लगेगा भाई, 2 आदमी अगर 20 दिन लग रहे हैं तो एक आदमी कितना ले रहा है, 40 डेज ले रहे हैं। तो आपने देखा सर मैन की संख्या तो घट गई बट डेज की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी को हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। मतलब जब चीजें क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है बेटा। तो इनडायरेक्ट रिलेशन पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जब एक चीज, इसका मतलब हुआ कि सर जब एक चीज बढ़ेगी तो उसी समय दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। यहां पे ये मतलब आया। तो इससे संबंधित कौन कौन से, इनडायरेक्ट रिलेशन से संबंधित चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला है बेटा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है बेटा, फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद आएगा, अब इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ही उसमें कुछ अरिथमेटिक में आपको अलग अलग बुक्स में टॉपिक्स दिखेंगे। जैसे आपका हो गया बोट एंड स्ट्रीम्स, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम्स, नाव और धारा, ठीक है बेटा, नाव धारा के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक। यही से इनडायरेक्ट रिलेशन में और कौन कौन से हो गए, ये हो गया सर टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय एवं कार्य। टाइम एंड वर्क आएगा तो आपके पास क्या आएगा बेटा, पाइप एंड सिस्टम भी आ जाएगा। सिस्टम का मतलब होता है टंकी, तो पानी, पाइप और टंकी, इसके क्वेश्चंस भी आपके पास रहेंगे। तो ये हमारा एक तरीके से ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल हमारा जो अरिथमेटिक का सिलेबस है वो ये है। इसके बाद एक अलग से जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चैप्टर आता है, वो आता है नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये एक चैप्टर और आता है, ठीक है। तो जो हमारी जो पूरी अरिथमेटिक है वो इन चैप्टर पर ही क्या है, बेस्ड है। तो अगर हम चैप्टर्स को देखें कि काउंट करें कि सर हम कितने चैप्टर्स इस बैच में कवर करने वाले हैं, तो वो होंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैप्टर्स तो होंगे, और इनके अंदर के जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो भी होंगे, ठीक है। जैसे रेशियो में आपके इनकम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये सारे के सारे भी क्या होंगे आपके इसी में चलते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा सिस्टम अरिथमेटिक का। अब नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, जैसे आप मान के चलिए आप में से सभी लोग तैयारी में हैं, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो बेटा तो स्टार्टिंग में एक आता है एंशिएंट हिस्ट्री। अब आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री है तो काफी बड़ा है ना बेटा, बोरिंग भी लगता है कई बच्चों को, जो साइंस साइड वाले होंगे उनको बोरिंग भी लगता होगा एंशिएंट हिस्ट्री। कहाँ हड़प्पा मोहनजोदारो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वहां से काफी कुछ रहता है उस टॉपिक में, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में। बट होता क्या है बेटा, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस के आने की संभावना है वो बहुत लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मैथ्स में भी है
नंबर सिस्टम है तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हम साइक्लिसिटी पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और आपके HCF LCM पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमको क्वेश्चंस जो हमारे हमेशा जनरली एक प्रॉब्लम का मतलब टेंशन का कारण बने रहते हैं जो क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। बट यहाँ से बेटा जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो बहुत ही कम है। आप अगर एक स्टैंडर्ड पेपर को लेकर चले SSC CGL को, तो बेटा आप CGL के क्वेश्चंस में देख लीजिएगा कि पिछले सालों में नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही कम आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको वाले जो ये वाला जो चैप्टर होगा इसको हम लास्ट में ही करेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि जनरल है ये वाला सेक्शन, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके परसेंटेज, रेशियो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और इनसे संबंधित जितने भी हमने चैप्टर लिखे हैं यहीं से आने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो था एक सिलेबस का ओवरऑल आउटलुक, ठीक है। अब हम चलेंगे क्लास की तरफ, ठीक है। तो जो हम क्लासेस शुरू करेंगे बेटा, अब आपने देख लिया ये, ठीक है। अब होता क्या है कि हम क्लास को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट हमारे पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। अब अगर हम ये सम अप करें कि सर अरिथमेटिक है क्या, ठीक है बेटा, अरिथमेटिक क्या है और कैसे करना है, इसमें हमने बहुत सारी ट्रिक्स भी देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, जहाँ पे अलग अलग मेथड से हम कर रहे हैं। भाई कोई तीर बना के कर रहा है, कोई कैसे बना के कर रहा है, बट अगर आप उनको देखोगे तो सारे मेथड सेम है, बस उसको लिखने का, कोई वर्टिकली लिख रहा है उसको, कोई हॉरिजॉन्टली लिख रहा है उस मेथड को, कोई वर्टिकली लिख रहा है, कोई तीर बना रहा है, कोई कैसे करके लिख रहा है। तो बेटा सारी चीजें सेम ही है ना। आफ्टर ऑल सारे मेथड एक ही तरफ आपको लेके जाएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पर लेके जाएंगे कि सर अरिथमेटिक जो है वो है क्या, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया सर अरिथमेटिक अभी तक इतनी डेप्थ पे जरूर ले गया कि अरिथमेटिक किससे बनी है, यूनिटरी मेथड से बनी है। डायरेक्ट रूल, परसेंटेज, रेशियो डायरेक्ट रूल बेस्ड है। इनडायरेक्ट रूल में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क बेस्ड होते हैं, ठीक है। यही एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। इससे और डेप्थ में जाएं तो बेटा परसेंटेज बना किससे, परसेंटेज एक फ्रैक्शन से बना है, ठीक है बेटा। फ्रैक्शन मतलब P/Q, और ये खैर जितनों ने मेरे से पढ़ा है मैं हर बार समझाता हूं और हर क्लास में समझाता हूं। ये P/Q है क्या, अगर ये पूरी अरिथमेटिक को हम सम अप करें तो ये उसकी समरी है, ठीक है बेटा। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से हम एक फ्रैक्शन से ही हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को आगे चल के कोशिश ऐसे करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी क्रिएट हो कि आप एक फ्रैक्शन से ही समझना शुरू करो, ठीक है बेटा। P/Q में होता है। अब ये P/Q है क्या, हिंदी में तो इसको बोलेंगे बेटा क्या, सॉरी इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, सबको पता है, ठीक है। हिंदी में इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, ठीक है। ये तो एक सिंपल से इसकी नोटेशन है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, पहली डेफिनेशन इसकी है बेटा कि जो P/Q है, नीचे वाली जो संख्या है इसी को हम कहेंगे बेस, दैट इज आधार, ठीक है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग हम चैप्टर के साथ साथ चलते हुए समझेंगे इसको, ठीक है बेटा। दूसरी डेफिनेशन क्या है, सर नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, ये इसको हम कहते हैं टोटल पार्ट्स, ठीक है बेटा। और ऊपर वाला जो है उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल पार्ट्स, इंडिविजुअल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने किसी कार्य का 3/15 काम आप कर चुके हो, 3/15 भाग आप किसी कार्य का कर चुके हो, निपटा चुके हो, तो कितना भाग कार्य का या कितना पार्ट वर्क का रिमेनिंग है। तो आप देखोगे सर कि नीचे के पार्ट्स कितने हैं, टोटल तो काम था सर 15 में से 3 हम कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा, 12। तो इसी डेफिनेशन को हम आगे अपने टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और वहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ये इंपॉर्टेंट होगी, हर फ्रैक्शन में ये इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये हमेशा बताता है क्या, नीचे वाली संख्या हमेशा बताती है आपको ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए भाई किसी व्यक्ति की सैलरी थी 5,000 रुपए, तो 5,000 को हम नीचे रखेंगे, पहले थी ना इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 5,000 थी, तो उसको नीचे रखेंगे। और ऊपर वाली जो होगी वो क्या कहलाती है बेटा, उसको कहते हैं फाइनल वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू। और मान लीजिए मैंने ये कहा कि भाई उस व्यक्ति की जो सैलरी थी वो 5,000 थी और अब उसकी सैलरी हो गई है 6,000 रुपए, तो फाइनल वैल्यू को हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। और आपको पता है सर कि जब भी हम ओरिजिनल और फाइनल का डिफरेंस करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, चेंज मतलब परिवर्तन। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि एक व्यक्ति की सैलरी 5,000 थी, अब उसकी सैलरी हो गई है 6,000, तो उसकी सैलरी में कितना % का चेंज आया, ठीक है बेटा। तो चेंज क्या होता है, दोनों का अंतर। चेंज क्या हो सकता है, चेंज आपका बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है,
चेंज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ साथ चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चेंज है मतलब वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट होगा, समझ आई, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे, प्रॉफिट हो जाएगा उस केस में, ठीक है। या फिर सिंपल इंटरेस्ट के, भाई ब्याज लगकर कोई हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ गया, ठीक है, अमाउंट बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीजें काम आएंगी, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव चेंज होगा। नेगेटिव चेंज मतलब सर कोई चीज घट गई, 5,000 रुपए सैलरी थी 4,000 हो गई, तो फिर भी हम तभी भी 5,000 रुपए अगर सैलरी थी 4,000 हो गई तो तभी भी हम जो ओरिजिनल सैलरी है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1,000। तो हम बोलेंगे सर 1,000 का चेंज आया, कितने में से आया, बेस क्या है, 5,000 में से आया। अब मैं आप पूछूं कि व्हाट इज हिज परसेंट चेंज इन हिज सैलरी, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन हिज सैलरी, तो आप बोलोगे सर 1,000 का चेंज 5,000 में से, परसेंटेज की डेफिनेशन बताती है कि 100 पर कैलकुलेट करो। तो जब 5,000 में 1,000 चेंज होगा तो 100 में कितना चेंज होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, आपका परसेंटेज, ठीक है बेटा। तो कितना आ जाएगा, 20%। 20% हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, सर 20% उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, ठीक है बेटा। तो ये जो डेफिनेशन है, खैर डेफिनेशन तो मतलब एक बोलेंगे एक साधारण शब्दों में हमने एक कंसिडरेशन लिया है कि सर ठीक है हम आगे जो क्लासेस में पढ़ेंगे वो यही सारी बातों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आप सबकी, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है बेटा, आप सबकी कॉपी में इसको नोट होना चाहिए, ये सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो भी हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे वो इसी के मेथड पे करने वाले हैं, ठीक है। तब आपको दिक्कत नहीं होगी, तब आपको मेथड रटने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज आप क्या करोगे, जब आप देखोगे तो स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो वहां पे टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में है तो वो टाइप ही याद करते रह जाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं सर ठीक है ये आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। फिर बट क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के समय क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आता ही है, ठीक है ना बेटा। अब वहां पे जिसने टाइप रटे होंगे वो फिर नहीं कर पाता, वो और कंफ्यूज होता है। वहां पर जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा वो आसानी से उन क्वेश्चंस को निकाल सकता है, ठीक है बेटा। अब तो कंडीशन ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस इतने अच्छे लेवल के भी आ रहे हैं कि आपको एक्स मेथड में से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा बेटा कि एक्स मेथड गलत होता है, एक्स मेथड इज वेरी यूजफुल, ठीक है। मतलब जब हम एक्स को मान के चलते हैं, एक फॉर्म जो स्टैंडर्ड हमने स्कूल में सीखे हैं क्वेश्चंस करना, जब उसको मान के चलते हैं तो वो भी हेल्पफुल होता है जब हम मेंस का पेपर दे रहे हैं या फिर जब क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। तो एक्स मेथड से भी हमने समझना है चीजों को और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे, ठीक है बेटा। तो इतनी बात आपको समझ आई कि सर ठीक है अरिथमेटिक का सम अप क्या है, ये है। और यहीं से अब हम अपनी रेशियो की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए आप लोग नोट कर लिया होगा आप सभी ने, है ना, मैं इसको ओमिट कर लेता हूं। तो करना क्या है, अपनी कॉपी और पेन के साथ आप बैठ जाइए, ठीक है। जो जो बोर्ड पे आएगा या स्क्रीन पे जो भी चीजें आती रहेंगी उसको नोट करते रहना, ठीक है। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ठीक है बेटा। अब क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देख लिया था सर कि हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक परसेंटेज और रेशियो, रेशियो का मतलब ऐसा साइन, ठीक है बेटा। तो ये दोनों है क्या, ये दोनों बेटा बेसिकली ये क्या है, मैथ्स के कंपैरेटिव टूल्स हैं। जब भी हमको तुलना करनी होगी ना संख्याओं की, वेरिएबल्स की, किसी भी चीज की, आपके नंबर्स की, आपके 10th के नंबरों की तुलना अगर मेरे 10th के नंबरों से की जाए तो वो परसेंटेज पर ही कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो दो ही टूल्स हैं हमारे पास, परसेंटेज और रेशियो, ठीक है। अब तो अगर बात आए सर रेशियो क्या है, तो रेशियो क्या होगा बेटा, इट इज अ कंपैरेटिव टूल। किसको कंपेयर करेगा सर, भाई वेरिएबल्स को कंपेयर करेगा। मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि भाई किसी इंस्टीट्यूट में चेयर्स की संख्या और लेट्स से चेयर्स की संख्या और फैन की संख्या का रेशियो क्या होगा, तो अगर चेयर वहां पे मान लीजिए 200 है, फैन मान लीजिए 10 है, इस प्रकार से, ठीक है ना। या फिर मैंने बोल दिया भाई एप्पल्स और वाटरमेलन की संख्या का अनुपात बताइए, 2:3 है, तो अगर मेरे पास 2 एप्पल्स हैं तो 3 मेरे पास क्या है, वाटरमेलन है। इस तरीके से हमको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब अगर ये कंपैरेटिव टूल है, अब मेरा प्रश्न ये है कि बेटा
मान लीजिए मैंने कहा x रेशियो y, तो आप लिखते हो इसको x अपॉन वाई। मैंने कहा भाई x रेशियो y 2:3 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2/3 लिखोगे। तो मेरा प्रश्न यह है कि सर अगर रेशियो कंपैरेटिव टूल है तो फ्रैक्शन क्या है? इस 2/3 को मैं फ्रैक्शन भी तो बोल सकता हूं ना, है ना बेटा? तो इन दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले हमको यह समझना है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा रेशियो किस पर डिपेंड कर रहा है? कंपैरिजन पर। ठीक है, बट जो फ्रैक्शन डिपेंड करती है बेटा वो केवल डिपेंड करती है किस पर? डिवीजन पर। ठीक है, डिवीजन भी किसका? डिवीजन इन इक्वल पार्ट्स, डिवीजन इन इक्वल पार्ट्स। तो बेटा डिवीजन तो किसका होगा? डिवीजन एक ही चीज का हो सकता है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इसके मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए, तो इसके एक हिस्से को कहा जाएगा 1/2 और दूसरे हिस्से को कहा जाएगा 1/2। दोनों को फिर से जोड़ दिया तो 1/2 + 1/2 = 1। समझ आई बात? तो ये 1/2 का अगर हम एक हिस्से की बात करें तो ये 1/2 क्या बता रहा है? इंडिविजुअल पार्ट। भाई ये आधे हिस्से की बात चल रही है, समझ आई? ये 2 क्या बता रहा है? टोटल पार्ट्स, कि मैंने इसके 2 हिस्से किए। समझ आई बात? तो अगर मैं ये बोलता हूं सर 2/3 एज अ फ्रैक्शन, तो आप ये बोलोगे सर कि आपने किसी यूनिट को 3 बराबर हिस्सों में बांटा और उनमें से आप 2 हिस्सों की बात कर रहे हो। ठीक है, तो 2/3 किसी काम का हो गया तो रिमेनिंग 1/3। समझ आई बात? तो डिवीजन पर बेस है क्या? रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया सर? अब देखिए डिवीजन के 2 ही तो हिस्से है ना, डिवीजन शो करने के 2 हिस्से हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। समझ आई बात? पर रेशियो जो हो सकता है बेटा वो कितनों का हो सकता है? भाई रेशियो सर 2 वस्तुओं का भी हो सकता है, तो ए रेशियो बी बोलेंगे। मान लो ए बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी सैलरी का रेशियो। बट रेशियो 3 का भी तो हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। रेशियो तो कितने भी नंबर, कितने भी चीजों का हो सकता है। समझ आई बात? क्योंकि वो रिलेशन है। तो अब अगर मान लो आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई आ गया, तो हम उसको ऐसे थोड़ा बोलेंगे A/B/C/D, नहीं बोल सकते ना। समझ आई बात? तो इसीलिए रेशियो क्या है? सिर्फ रिलेशन है, और फ्रैक्शन क्या है? डिवीजन है। बट जब रेशियो केवल 2 वस्तुओं के बीच हो तो हम उस केस में उसको फ्रैक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं। याद रखिएगा, लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मान के चल सकते हैं। अगर 2 ही लोगों के बीच में या 2 ही वस्तुओं के बीच में रिलेशन स्थापित करना है तो हम तब उसको क्या बोल सकते हैं? एक रेशियो। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है रेशियो और फ्रैक्शन में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? कि अब अगर, क्योंकि बेटा ये सिर्फ रिलेशन है, तो इसका मतलब रेशियो अगर एक रिलेशन है तो इसका मतलब यहां पर ओरिजिनल वैल्यू का ज्यादा रोल नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। मान लो A रेशियो B है, मैंने कहा भाई इनकी सैलरी का रेशियो है 3:5, तो इसकी सैलरी 300 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, इसकी सैलरी 15,000 भी हो सकती है। तो अगर इसकी सैलरी 15,000 होगी तो B की सैलरी कितनी होगी? समझ आई बात? तो क्योंकि बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो रेशियो 3:5 ही माना जाएगा। बट वैल्यूज कुछ भी हो सकती है भाई, 300, 500, 3 लाख, 5 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 3,000, 5,000 कुछ भी हो सकती है। समझ आई बात? तो हाँ, ये भी एक केस हो सकता है, ये भी एक केस हो सकता है। सबका रेशियो कितना आएगा? 3:5। तो अब आप बताओ कि अगर इसकी सैलरी 15,000 है तो इसकी सैलरी कितनी होगी? तो हम यहां पे क्या निकालते हैं सर? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालते हैं कि किस गुणांक की वजह से ये जो 3 है वो 15,000 बन रहा है। तो हम देखेंगे सर 3 15,000 कैसे बन रहा है? जब हम 5,000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए 5,000 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 5,000 से दोबारा। तो इसलिए अगर इसकी सैलरी 15,000 होगी तो उसी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के हिसाब से इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 25,000 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ आई कि सर ठीक है, रेशियो एक सिंपलेस्ट वैल्यू होती है और उस पर हम अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालना है ना बेटा, तो हमको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, और रेशियो, नेक्स्ट पॉइंट, रेशियो को हम हमेशा यूनिट्स के रूप में बोल सकते हैं, या फिर आप बोलो अगर यूनिट्स नहीं बोलना चाहो तो आप उनको पार्ट्स बोलो, हिस्से बोलो। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट। तो अगर मैं बोलूं भाई 3:5 है, तो आप बोल सकते हो सर ये 3:5 क्या डिनोट कर रहे हैं? सर 3 पार्ट्स, अगर मान लो ये कोई एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए राम एक व्यक्ति है। ठीक है, राम के 2 बेटे हैं A और B। उसने कुछ पैसा A और B में बांटना था, किस अनुपात में? 3:5 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, अब कंडीशन ये आई कि 3:5 क्या शो कर रहा है? तो याद रखना बेटा, ये शो कर रहा है पार्ट्स, हिस्से। तो अगर 3 हिस्से किसको मिलेंगे? A को मिलेंगे, तो 5 हिस्से किसको मिलेंगे? B को मिलेंगे। अगर 6 हिस्से मिलते हैं A को, तो आप बताइए B को कितने हिस्से मिलने चाहिए?
अगर ए को 6 हिस्से मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, तब आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बनाओगे। ये तो इसका एक बेसिक हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मैंने कहा भाई 3 की जगह इसको 6 मिलने, तो आप देखोगे सर 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसलिए इसको कितने मिलने चाहिए, 10 हिस्से मिलने चाहिए। ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, या फिर हम इनको यूनिट्स भी कह सकते हैं। समझ आई बात, इतनी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल रेशियो में 3:5 पार्ट्स को डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर अब हम थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो बेटा पहली चीज है कि भाई आपके पास A/B दे रखा है 2:3, B/C दे रखा है लेट्स से 7:2, और मैंने आपसे पूछा भाई फाइंड A/B/C, A/B/C को निकालिए। ठीक है, फर्स्ट टाइप यही होगा। ठीक है, बेसिक में तो याद रखिए बेटा कि A और B का कंपैरिजन, इन दो रेशियोज का कंपैरिजन हमको करते हुए हमको क्या निकालना है, तीनों का एक सिंगल कंपैरिजन निकालना है। तो आप एक चीज देखो यहां पे बेटा, कॉमन चीज क्या है, B ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो A को C से मिला सकता है। और क्या B की वैल्यू दोनों जगह है, क्या B की वैल्यू दोनों जगह सेम है, बिल्कुल भी नहीं सर। यहां पे तो B 3 है और यहां पे B 7 है, तो 3 और 7 को कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते। तो याद रखना बेटा, जब भी हमको कंपैरिजन करना है किसी भी चीजों पर, तो हमको उनको हमेशा इक्वल लाना पड़ेगा। समझ आई बात, जब चीजें इक्वल मंच पे होंगी तभी तो कंपैरिजन कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, चलिए तो B को इक्वल करने का, नंबरों को इक्वल करने के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, सीधे सीधे एलसीएम। संख्याओं को इक्वल करना है तो आप उनका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आया, 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21। तो हम B कोशिश करेंगे कि B कितना बन जाए, 21। तो ठीक है, अगर मान लीजिए B 21 बनता है, तो B को 21 बनाने के लिए ये फर्स्ट मेथड अब लिखते हैं। ठीक है, मेथड फर्स्ट, हमको A/B/C निकालना है। A/B है 2:3 और B/C है हमारा 7:2। हमने कहा भाई सर इन दोनों को इक्वल कर लो, तो इक्वल करने के लिए इसको 21 बनाने के लिए 3 से गुणा कर लो। तो जब आप B को 3 से गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर चेंज कर रहे हो, इसको भी 3 से करो। इसको 21 बनाने के लिए 7 से करोगे, तो इसको भी क्या कर लो, 7 से। अब आपको दिख जाएगा सर A कितना मिल गया, 14, B कितना मिल गया, 21, दोनों के इसमें 21 है तभी तो कंपेयर हो रहा है, और C कितना मिल जाएगा आपको, 6। तो 14, 21 और 6 क्या हो जाएगा, A/B/C हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई आपको। चलिए, तो ये फर्स्ट मेथड यही है कि अगर हमको जिस चीज जो चीज उनको लिंक करेगी उसी अनुसार आपने क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसी पर। तो याद रखना बेटा, आप में से सब काफियों ने ये क्लास पढ़ी भी होगी मुझसे, बट फिर भी क्योंकि अगर हमको स्टार्टिंग से ही चलना है तो बेसिक्स ही हमको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जैसे क्वेश्चन आया कि सर A/B है हमारे पास 2:1, C/A हमारे पास है 7:5। मैंने आपसे पूछा बेटा फाइंड A/B/C। ठीक है बेटा, A/B/C। अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है सर कि दोनों जगह क्या है, A सेम है, तो A ही एकमात्र व्यक्ति होगा जिसके द्वारा रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि वो कॉमन है दोनों में A। ठीक है, तो याद रखना बेटा, अगर आपको ऐसा निकालना है और आप देख रहे हो सर A कॉमन है, तो A बीच में आ जाना चाहिए, B, A और C, ये निकालो आसानी से। ठीक है, इस मेथड से निकालना। तो BAC मेथड फर्स्ट ही पढ़ा रहा हूं अभी। ठीक है, मेथड फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अब हमको B, A और C के रूप में लिखना है, क्योंकि जो चीज कॉमन है, जो रिलेशन स्थापित करेगा उसको बीच में होना जरूरी है। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे, यहां पर तो खैर लागू नहीं होगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। B/A, A/B 2:1 है, तो B रेशियो कितना हो जाएगा, 2। C/A 7:5 है, तो अगर C 7 है, C कितना है 7, तो A कितना है 5। तो बस अब आप इसको बराबर कर लीजिए। 2 और 5 को बराबर करने के लिए या तो उनको, क्योंकि प्राइम है दोनों के दोनों, है ना, मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, तो 10 बनाएंगे इनको, है ना। तो इसको 2, अरे तो इसको भी 2, इसको 10 बनाने के लिए इसको 5, तो इसको भी 5, तो हो जाएगा 5, 10 और 14। 5, 10, 14 क्या हो जाएगा हमारे पास, BAC आ जाएगा। तो ABC कितना हो जाएगा फिर, तब अगर आपको ABC निकालना है तो A कितना बोलोगे 10, B कितना बोलोगे 5 और C हो जाएगा 14। तो 10, 5, 14 क्या होगा हमारा
ए रेशो बी रेशो सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। सेकंड मेथड अगर देखें तो सेकंड मेथड कुछ नहीं कहता है। सेकंड मेथड में होती है वैसे ये जो कंडीशन मैंने जो आप बताया ना आपको कि जो कॉमन टर्म है वो बीच में होना चाहिए, वो सेकंड मेथड के लिए था। फिर भी देख लीजिए क्या है, आपको पता है सर आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ठीक है, यही वाली कंडीशन है। अगर मान लो आप क्या गलती कर सकते हो, आपने लिखा सर ए रेशो बी हो जाएगा 1:2 और सी रेशो ए हो जाएगा 7:5। चलो एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ए रेशो बी है 2:3, बी रेशो सी है लेट्स से 7:1। फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो इसमें हम क्या करते हैं सर, ए बी सी निकालना है हमको। तो जो दे रखा है ए रेशो बी 2:3, फिर दे रखा है बी रेशो सी 7:1। तो फिर हम देखेंगे सर जितने रेशो दिए होंगे उतनी लाइन बनेंगी। ठीक है बेटा, फिर हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट खाली छूट गए। तो एक तो ये वाली जगह खाली छूट गई और एक ये वाली जगह खाली छूट गई है। तो इनमें नजदीकी नंबर भरना है उसी लाइन का। इससे सबसे नजदीकी नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे हम 3 भर देंगे। इससे सबसे नजदीकी नंबर क्या है 7, इसी लाइन का होना चाहिए। ठीक है 7, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 7। अब इसको करोगे तो कितना आएगा 14, 21 और 3। ठीक है, 14, 21 और 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा। तो ये तो इस क्वेश्चन में है जो कि रेगुलर रेशो कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे तो आसानी से हो जाएगा। बट अगर यही क्वेश्चन इसी मेथड से कि सर हमने ये ब्लैंक स्पेस भरने वाला मेथड करना है, मेथड 2 करना है, तो यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे दिक्कत होगी। कैसे? यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, अगर मान लो हम ऐसे कर लेते हैं कि सर हमको निकालना ए रेशो बी रेशो सी है। ए रेशो बी हुआ 2:1, सी रेशो ए कितना हुआ 7:5, ऐसे लिखोगे ना। अब इस वाले मेथड में क्या होता है, इस वाले मेथड में हम खाली जगह भरते हैं। चलो यहाँ पे तो आपने 1 भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या भरोगे, अब यहाँ पे दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे 7 भी उतना ही दावा करेगा और 5 भी आने का उतना ही दावा करेगा। इसीलिए जो मैंने आपको बात बोली थी कि अगर जो कॉमन टर्म है उसको बीच में रखना है, तो अगर यहाँ पे करोगे तब आप लिखिए इसको खाली स्पेस में बना के ए को बीच में लिखना है। ठीक है बेटा, तो बी ए सी लिख लेते हैं, बी ए सी बना लेते हैं। बी ए सी बनाओगे तो बी रेशो ए कितना आ जाएगा 1:2, सी रेशो ए कितना आएगा, सी है हमारा 7, ये है हमारा 5। तो अब ये जगह खाली हो गई। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, इसलिए आ गया 5, 10 और 14। यही तो रहा होगा शायद आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, फिलिंग स्पेस वाला भी और पहला वाला भी। ठीक है बेटा, यही दोनों कारगर होंगे। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन लिखिए शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ए रेशो बी लेट्स से 7:9 है, बी रेशो सी 2:5 है, सी रेशो डी लेट्स से 7:1 है, और मैंने आपसे बोला फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ABCD निकालो। तो आप इस फिलअप वाले मेथड को आसानी से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कैसे करना है, फिर से बता रहा हूं, जिसको नहीं आया होगा फिर से समझ लेगा। 3 रेशो है तो 3 लाइन बनेगी, निकालना ABCD है तो एज इट इज लिख लो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है बेटा, अब ए रेशो बी कितना है 7 और 9, बाकी जगह खाली। ठीक है, बी रेशो सी है 2 और 5, बाकी जगह खाली। सी रेशो सी कितना, सी रेशो डी है 7:1, बाकी जगह खाली। तो आप देखोगे ये रेगुलर है क्योंकि इसमें जो कॉमन है वो सारे बीच में है, इसको रेगुलर रेशो कहेंगे। जब कॉमन बीच में ना हो तो उसको लिखना पड़ेगा, उसको इरेगुलर कहेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो खाली जगह में हर लाइन पे नजदीकी नंबर, इससे नजदीकी नंबर 9 और इसके भी नजदीकी 9, इसके नजदीकी 2, इसके नजदीकी 5, इसके नजदीकी 7 और इसके नजदीकी भी 7। तो आपके पास सीधे आ जाएगा 7 दूनी 14 और 14 सत्ते हो जाएगा आपका कितना, कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, 70 14 84 और 9 7 63, 63 का ट्वाइस तो 126 आई थिंक। ठीक है, 7 5 से 35, 35 का 9 टाइम्स, तो 35 का 9 टाइम्स हो गया आपके 270 और 45, ये हो गया 5 7 4 11 315, 9 5 से 45 तो 45। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक रेशो आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसी रैंडम वैल्यूज ली है ताकि आपको समझ आए। पहला पॉइंट तो ये था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आप नोट कर लीजिएगा, रेगुलर देखिए याद रख लेना, ये हुआ इर्रेगुलर रेशियो और ये हुआ रेगुलर रेशियो।
या इससे पहले जो लिखा था वो भी कैसा था, रेगुलर ही था, क्योंकि उसमें जो कॉमन नंबर है वो बीच में ही आ रहा है, कॉमन एलिमेंट बीच में आ रहा है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, ये बेसिक तो आप समझ गए, ठीक है। अब अगली बात कि अगर कंपैरेटिव टूल है तो सर इसमें कंपैरिजन हम किसका करेंगे, है ना। ये चीज तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि एक से ज्यादा अधिक वेरिएबल्स का हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। और किस किस का कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा कंपैरिजन होता है किस किस का, यूनिट्स का, यूनिट्स मतलब पार्ट्स, यूनिट्स का कंपैरिजन होता है हमेशा रियल वैल्यू से। क्वेश्चंस में यही करना है, क्वेश्चन में क्या करना है सर, यूनिट्स का कंपैरिजन करना है रियल वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी पर हम आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास कॉपी पेन है ही, लिखते जाओ क्वेश्चन एक, क्योंकि वो जो फ्लैश वाला आएगा ना वो सारी चीजें आएंगी, क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन में डिजिटली दिखेगा, मैं वो सॉल्व करता रहूंगा। बट फिलहाल क्योंकि बेसिक्स है, हर जगह हमको अपने टेक्निकलिटीज नहीं दिखानी है, ठीक है। बेसिक तरीके से चलानी है क्लास ताकि आपको समझ आए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना भाई, क्योंकि अब मैं भी एक यूट्यूबर बन चुका हूँ, है ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास कैसी लग रही है और क्या क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है कहीं, ठीक है। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन, रुपीज 63,000 is to be divided among A and B. Rupees 63,000 is to be divided among A and B such that the ratio of share of A and B is 2:5. Find the फर्स्ट करके लिखिएगा शेयर ऑफ बी, सेकंड लिखिएगा, पहला है फाइंड द शेयर ऑफ बी, सेकंड लिखिए फाइंड डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। दो चीजों से समझते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे कुछ, ठीक है बेटा। चलिए तो हिंदी में अगर समझे भाई, 63,000 रुपए की धनराशि है, इसको दो व्यक्तियों में बांटना है, ए और बी में, ठीक है। किस अनुपात में बांटना है, 2:5 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। आप नहीं भी लिखोगे तभी भी चल जाएगा, बट फिर भी एक हैबिट बनाओ कि एक क्लासरूम की एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ आपके साथ, ठीक है बेटा। एक चीज का याद रखना बेटा, जिस हिसाब से कंडीशन बन रही है, मैं खुद अभी 15 दिन पहले कोविड से रिकवर होके आया हूँ, ठीक है। और वीकनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो तो ये था कि माइल्ड सिम्टम्स थे और फिर भी थोड़ा सा मैं झेल गया, है ना। भगवान की कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा रही, मैं झेल गया उस बातों को। बट बेटा कंडीशन बहुत बुरी है, एक डर सा बन चुका है कि हाँ भाई कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है। क्योंकि इन केस सीवियर सिम्टम्स अगर किसी को हो, मैं तो कहूँगा भगवान किसी को ना हो, बट बेटा सीवियर सिम्टम्स में ना कंडीशन बहुत बुरी हो रही है। तो मुझे इस कंडीशन में ये लग रहा है बेटा कि आगे चल के ना शायद ही ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ओपन होंगे, ठीक है। शायद ही, बहुत मुश्किल है और दुख भी है इस बात का, क्योंकि मैं खुद ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से ही आगे बढ़ा हूँ, उसी से सीखा है सब कुछ। बट फिर भी परिवर्तन समय की मांग होती है ना। चेंज इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम। तो बेटा आपको भी अपने लिए इतना डिटर्मिनेशन के साथ रहना चाहिए कि आप इस ऑनलाइन एजुकेशन का एनवायरनमेंट अपने घर में अपने सामने खुद क्रिएट कर सको, ठीक है ना बेटा। होगा कुछ दिन आपको दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे, ठीक है यार सर ऑनलाइन ही ठीक है। कारण ये है क्योंकि एक तो आप सेफ रहोगे, फैमिली को भी सेफ कर पाओगे, ठीक है बेटा। और दूर दूर तक अभी नहीं समझ आ रहा है कि कब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे भी तो बेटा सरकार इतनी पाबंदियां लगाएंगी कि वहां पर भी बहुत मुश्किल होगा पढ़ाना, ठीक है। इवन मैं खुद डर में हूँ कि अब ऑफलाइन खुलेगा तो क्या होगा, पढ़ाएंगे भी नहीं। तो इसलिए मैंने खुद ऑनलाइन शिफ्ट किया है इस क्लास को, ठीक है। खैर छोड़िए इस बातों को। प्रश्न ये था 63,000 रुपए की धनराशि को ए और बी में बांटना है 2:5 में। बताओ बी को कितना मिलेगा, और दूसरा हिस्सा है कि ए और बी के जो शेयर है, इनके जो हिस्से, इनका अंतर क्या होगा।
अब याद रखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन हुआ इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला सर, हम पार्ट्स को रियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो रियल वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे बोला है 63,000 रुपए की धनराशि, तो बेटा ये टोटल है, टोटल वैल्यू है, तो इसीलिए हम टोटल वैल्यू को टोटल यूनिट से कंपेयर करेंगे। समझ आई बात, टोटल वैल्यू को टोटल यूनिट से। तो आप बोलोगे सर टोटल यूनिट है मेरी 7, सॉल्यूशन यही है इसका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट है, और क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो यूनिट होगी 7, 5 + 2 7, क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट है, रियल वैल्यू है 63,000, ठीक है सर। तो इसीलिए यहाँ पे 7 का मतलब हो गया 63,000। अब वो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है ना, वो वही होता है 1 की वैल्यू निकालना। तो 1 का मतलब कितना होगा, तो 7 का मतलब 63,000, 1 का मतलब 9,000। अब आपसे पूछा गया बेटा कि शेयर ऑफ बी बताओ, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी के पास कितनी यूनिट है 5, तो हमको सिर्फ वो पूछ रहा है सर 5 की वैल्यू, ठीक है। 1 का मतलब 9,000, 5 का मतलब 45,000। क्लियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड बी, तो बेटा अब आपसे ये नहीं पूछा गया कि एक, अब आप ऐसे नहीं कि ए का अलग निकालो बी का, आप ये देखो डिफरेंस पूछा गया, तो सर मैं यूनिट का ही डिफरेंस निकालूंगा 3, तो मुझे इस क्वेश्चन के लिए 3 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। एक पार्ट का मतलब 9,000, तो 3 पार्ट का मतलब 27,000, ठीक है, 3 पार्ट का मतलब 27,000। तो ये एक एग्जांपल था जहां पे आपने समझा कि सर हमको क्या करना है, जैसी वैल्यू हमको दी जाएगी वैसे ही हमको निकालनी है, जैसी रियल वैल्यू है वैसी आपको इसमें निकालनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, अभी बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं अभी पूरी शायद 2 क्लासेस लग जाएंगी, 2 क्लासेस में हमने बेसिक ही चलाना है, ठीक है। तो भाई जो ये समझ रहे हैं जो स्टूडेंट्स की सर पहले दिन ही हम अच्छे एकदम हाई क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, तो बेटा उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि बेसिक से ही उठाना है बेटा धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी ये संतुष्टि करके चलूंगा कि हाँ भाई सभी बच्चों को समझ आए, ठीक है। इसीलिए बेसिक्स में ही समझना है, इसलिए मैंने 3 दिन की डेमो क्लास भी रखी थी, आपको इंटरफेस के बारे में पता चले, सारी चीज़ों के बारे में पता चले कि क्या से कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट बात ये है सर कि रेशियो ऑफ फ्रैक्शंस, रेशियो ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का रेशियो कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई कि सर ए रेशियो बी है 1/2 रेशियो 1/5, ठीक है। ये 2 लड़के हैं ए और बी, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है सर कि 21,000 रुपए की धनराशि हमको क्या करनी है, डिवाइड करनी है ए और बी में, किस अनुपात में, 1/2 रेशियो 1/5, ठीक है बेटा। अब एक चीज का याद रखिएगा बेटा, रेशियो ऑफ फ्रैक्शन में पहली चीज क्या है सर, हमने अभी एक डेफिनेशन बनाई थी शुरुआत में, और ये बोला था कि इनके जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं डिनोमिनेटर, या हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, तो ये इनका बेस कहलाता है। अब एक खुद सोचो बेटा, ए तो 1/2 है, इसका बेस 2 है, बी है 1/5, इसका बेस 5 है, तो क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं भाई, एक का बेस 2 है एक का 5 है, नहीं कर सकते, समझ आई बात। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इनका बेस भी सेम करेंगे, और जब बेस सेम करेंगे तो दोनों का बेस क्या बना देंगे 10, क्योंकि भाई नंबरों को सेम करना होता है एलसीएम, ठीक है। तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अगर ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको 10 बनाने के लिए 5 में गुणा, यहाँ पे भी 5 में गुणा, तो ऊपर आ जाएगा 5, इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आपने कंपाउंड रिलेशन देखा होगा बेटा, अगर आपके पास 7/13 कोई फ्रैक्शन है, तो अगर मैं इसी फ्रैक्शन को मेंटेन करूं, ऊपर 2 से करूं, तो आपको नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मैं नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो आपको इस फ्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कटने के बाद ये वापस अपने ही फॉर्म में रहे, ठीक है ना। चलिए तो आपके पास कितना हो जाएगा 5/2 मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अब एक चीज सोचो, बेस सेम कर लिया था 10, अब रेशियो क्या माना जाएगा 5/2। तो इसी को अगर समराइज करें कि सर अगर इफ ए रेशियो बी दे रखा है आपको 1/x और 1/y, तो डायरेक्टली ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, y रेशियो x हो जाएगा डायरेक्टली। खैर इसको समझने वाली बात भी नहीं है, लिखने वाली बात भी नहीं है, अब आप समझ गए, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ सर a रेशियो b है 1/3 रेशियो 1/7, तो बताओ a रेशियो b ओरिजिनल कितना है, तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे 7/3, क्योंकि ऊपर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ आई बात, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, बात तो एक ही है, एलसीएम लो, बात तो ये क्या नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो या फिर एलसीएम मेथड बोलो, कुछ भी आप बोलो, बात ये क्या है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे ये था सर कि अब क्वेश्चन तो ये था ना हमारा कि सर 21,000 रुपए की धनराशि को बांट लो। तो आपको दिख गया सर ए कितना है, फिर ए है 5 और बी कितना है 2, है ना। अब बताओ ए को कितना मिलेगा। तो आप बोलोगे सर टोटल, ये टोटल धनराशि थी ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर टोटल धनराशि 7। तो 7 का मतलब हो गया 21,000, तो 1 का मतलब 3,000। मैं अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता बेटा ए की वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाता, 15,000 हो जाता। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए दूसरी कंडीशन, चलिए एक क्वेश्चन लिखो इस पर है। देखिए एक क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज, the ratio of share of A and B is 1/3 ratio 1/5. The ratio of share of A and B is 1/3 ratio 1/5। बेटा हिंदी में भी क्वेश्चंस आएंगे, बट वो टाइप्ड जो क्वेश्चंस है वो हिंदी में भी आएंगे। ठीक है, साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा, इतनी कोई टफ इंग्लिश है भी नहीं। और अगर आप एसएससी वगैरह में ट्राई करो तो इंग्लिश आपकी होनी भी चाहिए। तो रेशियो ऑफ ए एंड बी, share of A and B is 1/3 ratio 1/5। ठीक है, if the share of A, if the share of A is rupees 4,200 more than, is rupees 4,200 more than B, then find the average share of both, then find the average share of both। ठीक है, या then find the average amount of A and B। ठीक है, A और B का शेयर का जो अनुपात है वो कितना है, 1/3 रेशियो 1/5 है। अगर A का शेयर B से 4200 रुपए अधिक है, तो A और B के पास जो पैसा है उसका औसत कितना होगा। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन बना। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे देखें तो सर A रेशियो B इतना है, आपको पता है सर ये 1/1 वाली कंडीशन है ना। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है सर कि A रेशियो B डायरेक्टली कितना हो जाएगा, A रेशियो B, ये हो जाएगा सर 5/3। ठीक है बेटा, 5/3 हो जाएगा। अब ये बताइए कि आपको कंपैरिजन करना है यूनिट्स का रियल वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए व्हाट इज रियल वैल्यू, 4,200 रुपीज इज रियल वैल्यू। बट ये कैसी है बेटा, मोर देन और लेस देन, याद रखिएगा, मोर देन और लेस देन, ये सब क्या शो करता है, चेंज या फिर डिफरेंस, अंतर को शो करता है। तो इसका मतलब ये जो 4200 है, ये अंतर है कोई, तो वैल्यूज का ही तो अंतर हो, सॉरी ये रियल वैल्यू का अंतर है, तो इसलिए हम यहाँ से अंतर देखेंगे। सर ए और बी में जो अंतर है वो है 2 यूनिट्स का, तो हमारी 2 यूनिट बराबर हुई क्वेश्चन के 4200 रुपए के। ठीक है सर, तो 1 यूनिट कितनी हो गई, 1 यूनिट हो जाएगी सर, 1 यूनिट हो जाएगी 2100 रुपए। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आपको रियल वैल्यू दी है वैसे ही आप क्या निकालिए, यूनिट को कंपेयर करके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालिए। और जहां आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, मतलब जहां पे आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल दो, आपका 80% क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 1 यूनिट हो गई 2100 रुपए। अब आपको पूछा गया है फाइंड द एवरेज शेयर ऑफ बोथ, है ना। ए और बी के पास जितना धन है उसका औसत निकालो। तो आप ये देखो, ए और बी का कुल यूनिट कितनी है, 8, तो औसत यूनिट कितनी हो जाएगी, 8/2 मतलब 4। तो उसने मेरे से 4 यूनिट का क्वेश्चन पूछा है, समझ आई बात। 2 यूनिट दे रखा था, 1 यूनिट मैंने निकाली मल्टीप्लिकेशन के रूप में, 4 यूनिट उसने दे रखा है। तो 1 यूनिट अगर 2100 है तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, जस्ट मिनट, हाँ 1 यूनिट अगर 2100 है तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, 5 3 8 ना, हाँ 4 यूनिट हो जाएगी कितना बेटा, 21 का 4 गुना, दैट इज 8400। ठीक है, मान लीजिए इस फाइंड में ये आपको आ गया होगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट। अगर मैं ये पूछता हूँ कि फाइंड द टोटल अमाउंट, तो तब आप क्या करते बेटा, तब आप ये देखते सर एवरेज यूनिट तो इस वाला था। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमको टोटल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। 1 यूनिट 2100 रुपए, तो टोटल यूनिट 8 यूनिट, तो टोटल यूनिट 8 यूनिट होती है। 8 यूनिट की वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, 168,00। इज इट क्लियर। ठीक है, अगर मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन इसी पर बनाए कि फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस तो दे रखा था, डिफरेंस था, मान लो ऐसे ही बोल देता फाइंड द
शेयर ऑफ ए, ठीक है। तो हम हमारे पास 1 यूनिट है ना बेटा, तो 1 यूनिट 2100, ए का शेयर 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट कितना हो जाता है 105, आई थिंक 10520, 10,500 उसको मिलते। फाइंड आउट शेयर ऑफ बी 63,000 हो जाता है। इतनी बात समझे? तो ये बात भी समझ गए कि सर जैसी हमको रियल वैल्यू दी होगी वैसी हम यूनिट को निकालेंगे, वहां से हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलेगा, फिर जो फाइंड में जो भी कुछ दे रखा है वैसे ही हम यूनिट बनाकर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। अगला रेशियो ऑफ फ्रैक्शन पर ही चल रहे थे हम, पहले वाला क्वेश्चन भी करा, उस पर भी आपने एक एग्जांपल भी समझा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ फ्रैक्शन का सेकंड पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया ए रेशियो बी निकालना है, ए रेशियो बी है 2/7, रेशियो 3/5, ठीक है बेटा। तो बात वही है बेटा, बेस अलग अलग है, बेस सेम कर लो, 35 बना लो, तो ये 5 होना चाहिए, तो ये भी 5, 10 हो गया, ये 7 होना चाहिए, तो ये भी 7, तो ये 21 हो गया, ठीक है ना बेटा। आपने एलसीएम लेना है और जो ऊपर मिलेगा वही क्या होगा आपका रेशियो कहलाएगा, ठीक है। चलिए इस पर थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा ए रेशियो बी रेशियो सी है 1:3 रेशियो 1:2 रेशियो 1:5, अब आप क्या क्रॉस मेथड यूज करोगे? मैंने बोला इसका प्रॉपर एक रेशियो बताओ, नहीं करेंगे, ठीक है। जो क्रॉस मेथड वाला है जो हमने किया था अभी, सीधे डायरेक्टली क्रॉस कर रहा था, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, इसलिए मैं आपको वो चीजों पर ले जा भी नहीं रहा था, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि बेटा बेस को इक्वल कर लो बस, ठीक है। जितना मल्टीप्लाई करके बेस बन रहा है उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स इट। क्योंकि जब तक नीचे का नंबर सेम नहीं इक्वल नहीं होगा कंपैरिजन नहीं कर सकते। 3, 2, 5, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 5, ठीक है। आई थिंक 30 होगा, ठीक है ना बेटा, 30 हो जाएगा। तो ये 30 बनाने के लिए कितने मल्टीप्लाई होगा 10 पे, तो हो जाएगा 30, 230 बनने के लिए 15 पे, तो ये हो जाएगा ऊपर भी 15, ये 6। तो इसीलिए बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मिल जाएगा हमको डायरेक्टली 30 रेशियो 15 रेशियो 6, ठीक है भाई। कोई भी चीज स्किप नहीं करनी, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सारी चीजों को समझना है। जहाँ पे भी आपको डाउट होगा वहाँ पे आपने मुझसे डायरेक्टली पूछना है, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएंगे बेटा आज, क्योंकि समय भी होने वाला है, आई थिंक 4-5 मिनट ही बचे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए हम नहीं, अभी तो समय है, शायद थोड़ा समय तो हो गई, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो फ्रैक्शन का आगे आपको समझ में ए रेशियो बी रेशियो सी या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आगे आपको समझ में, ठीक है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, है ना। क्या है, ₹6400 आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3, फाइंड द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर, ठीक है। तो भाई टोटल अमाउंट कितनी है मेरे पास 6400, ये डिवाइड होनी है कितने ए बी और सी में, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया ये रूम में, तो ये रूम में काटने आ गए थे। चलिए ये सब तो एक पार्ट रह गई हमारी ऑनलाइन क्लास का ना, अलग अलग विपत्तियाँ आती रहेंगी, ठीक है। चलिए ए रेशियो बी रेशियो सी, अब ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 3/5 रेशियो 2 रेशियो 5/3, और आपसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ सेकंड वर्कर, भाई दूसरे वर्कर का शेयर निकालो, ठीक है। आपको दिख रहा है सर ये एक फ्रैक्शन के मोड में है, ये 2 का मतलब क्या है नीचे 1 है, बना लीजिए क्वेश्चन सीधे सीधे। आपको पता है सर बेस सबके अलग है, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, तो फ्रैक्शन में हम ले लेंगे 15, तो ये 15 बनने के लिए 3 से गुणा होना चाहिए ना बेटा, इसलिए 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9, ये 15 बनाने के लिए 15 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 है, तो ऊपर भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 दूनी 30, 15 बनने के लिए 5, ऊपर भी 25, तो हमारे पास जो ए रेशियो बी रेशियो सी आया वो कितना आया 9 रेशियो 30 रेशियो 25, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ये 6400 क्या है टोटल, तो इसका मतलब इसका कंपैरिजन टोटल यूनिट से ही होगा। हमारे पास टोटल यूनिट कितनी हो गई 55
55 और 9, अच्छा वेरी गुड। हमारे पास टोटल यूनिट ही कितनी हो गई 64 यूनिट। तो 64 यूनिट का मतलब हुआ सर 64,000 रुपए, या सॉरी 6,400 रुपए। इसका मतलब एक यूनिट का मतलब कितना होगा 640, सॉरी इफ माय मिस्टेक, एक यूनिट का मतलब हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बेटा बी को तो 30 यूनिट मिल रहा है ना, तो शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी कितना हो जाएगा 30 यूनिट। तो 30 यूनिट मतलब सर कितना 100 का 30 गुना कर लो 3,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे आपको समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है, और चीजें सही हो जाएंगी, आप भी यूज्ड टू हो जाएंगे, तब हम ऑनलाइन क्लासेस में लाइव क्लासेस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है भाई, लाइव क्लासेस को, देखो अभी फर्स्ट डे है इसलिए मैं ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे भी कर रहा हूँ, बट साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है ना, तो वही है बेटा कि धीरे धीरे करके लाइव वीडियोस पर भी आएंगे, बट लाइव में अभी बहुत दिक्कतें हैं। जैसे कल रविंद्र सर की एक वीडियो थी, तो उसमें बोला था सर ने कि वो हुई रहा है सभी के साथ कि कहीं नेटवर्क की दिक्कत है, कहीं साउंड की दिक्कत है, लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, बट फिर भी आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो इसको सेव कर लेंगे 9897832413, और इस पर आपने सिर्फ व्हाट्सएप देना है। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसका यही नाम है सक्सेस इंक, इसको भी आपने वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 3 numbers are in the ratio 3:2:5 and the sum of their squares is 1862. Find the smallest of these numbers. ठीक है बेटा, अभी शायद आपको बेटा ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, ऑप्शंस नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये विदाउट ऑप्शन बना हुआ है, मेरे पास ऑप्शन रहते भी नहीं थे, तो ऑप्शंस नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, ये 16 क्वेश्चंस के बाद ऑप्शंस आ जाएंगे, और 16 क्वेश्चंस के बाद हिंदी में भी आ जाएगा। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं भाई, तीन संख्याओं का अनुपात कितना है 3:2:5, और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है बेटा, तीन संख्या तो है हमारे पास A, B और C, इनका अनुपात कितना है 3, 2 और 5। बट ये जो 1862 है, एक बार आपने ट्राई भी किया होगा, ट्राई भी करते रहना भाई। ठीक है, 1862 क्या है सर, ये वर्गों का योग है, वर्गों का योग है, संख्याओं का योग नहीं है बेटा। ऐसे नहीं कि आपने देखा 5 और 5 10 का मतलब 1816, ऐसा नहीं है, ये वर्गों का योग। तो इसका मतलब सर यहाँ पर भी हम वर्गों का योग करेंगे ना, तो A का वर्ग कितना हो जाएगा 9, इसका 4 और इसका 25, इनको जोड़ेंगे 25 4 29, 29 और 9 38। तो क्या, अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं डायरेक्टली 38 बराबर 1862 कर दूं, क्योंकि ये तो वर्गों का योग है। कई बार हम करते हैं ऐसे, बट यहाँ से आंसर थोड़ा सा वैलिड होकर आएगा। याद रखना बेटा, अगर आप 38 बराबर 1862 करते हो, तो यहाँ पे 1 का मतलब कितना आ जाएगा, 38 से इसको डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 49 टाइम्स आ रहा है। ठीक है बेटा, 49 टाइम्स, तो 1 का मतलब हो गया 49। सबसे छोटी संख्या तो कितनी हो जाएगी B, तो आपके हिसाब से B का आंसर कितना हो जाएगा 49 का दुगना मतलब 2 टाइम्स, दैट इज 98, जबकि गलत होगा। ठीक है, कारण क्या बना, अब देखिए ये संख्या है बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकलेगा। संख्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हर संख्या में क्या हो जाता है, x के रूप में मल्टीप्लाई होता ही है ना, लिखते नहीं है बट अज्यूम तो यही करते हैं। तो वर्गों का योग क्या होगा, 9 तो आएगा, पर ये x स्क्वायर भी तो आएगा, 9x स्क्वायर, 4 तो आएगा बट 4x स्क्वायर हो जाएगा, 25 भी आएगा पर x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये 38x स्क्वायर होगा, समझे आप, 38x स्क्वायर की वैल्यू है 1862, तो इसीलिए बेटा यहाँ से बनेगा आपका x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 49, तो x कितना मिलेगा 7।
इज इट क्लियर? x कितना मिलेगा आपको 7, ठीक है बेटा। तो जब x 7 मिलेगा तो ये तो गलत हो गया था ना हमारा, इसको कट कर लीजिए। अब आपसे पूछा गया भाई सबसे छोटी संख्या बताओ, तो वो कितनी है 2x। तो x अगर 7 है तो 2x कितना हो जाएगा 14। एक बार चेक कर लेना, सारी संख्या निकालना, जैसे 2x निकालना, 3x निकालना, 5x निकालना, इन सब का वर्ग फिर से करना, जोड़ के देखना क्या 1862 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 2x मतलब 14 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इज इट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, पॉज कर लेना वीडियो और उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 11,200 rupees 11,200 is to be divided among A, B and C in such a way that the ratio of share of A and B is 1:2, B and C is 3:1 and C and D is 2:3. Find the total share of D and A. कीजिए इसको ट्राई, सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया उसी पे बेस पर है, ठीक है। ट्राई कीजिए, चलिए करते हैं इसको। हमारे पास हमको निकालना बेटा, अब देखो D और A पूछा है, बट D और A कब आएगा? D और A तब आएगा बेटा जब आपके पास इन सब का एक साथ रिलेशन, ठीक है बेटा। A और B कितना है आपके पास 1:2, B और C 3:1, C और D 2:3। तो 3 रेशियो दिए तो 3 लाइन बनेगी, बाकी ब्लैंक स्पेस बनेंगे। समझ आई बात, जो हमने मेथड सीखा था। सबसे नजदीकी नंबर रखना है उसी लाइन का। तो यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या है नजदीकी, इस वाले के लिए 1, यहाँ पे 1 आएगा। इस वाले के लिए नजदीकी क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। इन दोनों के नजदीक 2 है तो दोनों जगह 2 आ जाएगा। तो A:B:C कितना मिला आपको 3 to the 6 मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 3 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये तो कट रहा है 2 से भी, है ना। 1:2, 3:1, 2:3, हाँ तो कट रहा है ये, ठीक है बेटा। तो अब जो जो कॉमन है काट लीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। तो जो सही रेशो आ गया वो कितना आ गया 3 6 2 3 आ गया, ठीक है बेटा। अब ये बताइए ये क्या है A:B:C:D। ये बताइए ये जो आपके पास है कितना 11,200 रुपए क्या है, ये पूरी धनराशि है जो इस पे डिवाइड होनी है, तो इसीलिए हम बोलेंगे सर ये टोटल है, ठीक है बेटा। तो इसको हम कंपेयर किससे करेंगे टोटल यूनिट से। 6 3 9, 2 11, 11 और 3 14। तो 14 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 14 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 11,200। तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी, काट के देख लीजिए, 7 से काट लेते हैं, 2 यूनिट आ जाएगा, 7 1 7, 7 6 42। तो एक यूनिट कितनी आ गई बेटा 800, 1 यूनिट इज 800। अब आपसे पूछा गया कि सर फाइंड द शेयर ऑफ D एंड A। तो D और A को कितना हिस्सा मिलेगा कुल में, तो D तो है 3, A भी 3 है, तो मेरे को 6 यूनिट चाहिए। तो बेटा D और A की टोटल यूनिट कितनी है, D और A की यूनिट है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक यूनिट 800 है, तो 6 यूनिट 6 × 800 दैट इज 8 6 48, 4800 क्या हो जाएगी हमारी एक यूनिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आपको आगे होगा ये समझ में। तो बेटा फर्स्ट क्लास है ना, तो इसको मैं शॉर्ट ही रखना चाहूँगा, वैसे अराउंड शायद 1 घंटा हो चुका होगा। आई डू नॉट हैव एनी क्लॉक हियर, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी बेटा। आप जरूर बताइएगा मुझे कि क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि बेसिक्स था, मैं नहीं कर सकता हूँ पहली क्लास में ही आपको अच्छे क्वेश्चंस नहीं दे सकता, पहली क्लास में आपको मेंस के लेवल के क्वेश्चन नहीं दे सकता। बट आप समझिए कि धैर्य के साथ पढ़ना है, ठीक है बेटा, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।